नमस्ते। सो टुडे इज 24 मई। आज का दिन वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे के नाम से जाना जाता है। तो 2020 में वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे का जो थीम है वो है डू व्हाट यू कैन डू। मतलब स्किज़ोफ्रेनियास को लेके जितना भी स्टिग्मा है उसी के ऊपर फोकस करके ये थीम दिया गया है। तो आज के दिन में मेरा ये छोटा सा एक कोशिश है कि लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं, स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे सकूं ताकि वो आगे चल के लोगों को हेल्प कर सके। तो आज हम बात करने वाले हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है और इसका कारण क्या है, क्यों स्किज़ोफ्रेनिया होता है और क्या-क्या लक्षण इसमें दिखाई देता है और उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करें। तो देर ना करके हम बोलना शुरू करते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया नाम सुनने में ऐसा लगता है कि ये बहुत गंभीर एक बीमारी है। जी हाँ, ऐसा ही है। स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत गंभीर बीमारी है, गंभीर मेंटल इलनेस है, जिसमें हमारा जो ब्रेन है वो जो नॉर्मली फंक्शन करता है वो अफेक्टेड हो जाता है और हमारा सोचने का तरीका, हमारा परसीव किसी भी चीज़ को परसीव करने का तरीका, हमारा फील करने का तरीका सब कुछ चेंज हो जाता है, बिहेवियर में चेंजेस आ जाता है। तो ये जो सीरियस मेंटल इलनेस होता है, ये इलनेस से रिलेटेड एसोसिएटेड बहुत सारा स्टिग्मा जुड़ा होता है। इसीलिए जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट होता है, उसको सोसाइटी में एडजस्ट करना, सबके साथ मिलजुल के रहना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम सबको थोड़ा-सा पॉज़िटिव एटीट्यूड लेके इन सब के साथ रहना है। इन सबको थोड़ा-सा पॉज़िटिव एटीट्यूड दिखाना है ताकि वो अच्छे से वो हील कर पाए। इमोशनली थोड़ा-सा हम सपोर्ट करें ताकि वो लोग अच्छे से इम्प्रूव कर पाए अपनी डिज़ीज़ को, ना कि हम स्टिग्मेटाइज़्ड करें। तो इसी से रिलेटेड मैं बोलना चाहती हूँ कि ये अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है? इस स्किज़ोफ्रेनिया के लिए अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है? तो इसके आंसर में मैं बोलूँगी, जितना भी फिज़िकल डिसऑर्डर्स होता है, इसका अवेयरनेस तो भरपूर मात्रा में होता है। कहीं पे बड़ा-बड़ा पोस्टर लगाया जाता है, प्रोग्राम्स होता है, टीवी पे दिखाई जाता है, बैनर चिपकाया जाता है। बट इसके कंपेयर में अगर हम देखेंगे, तो मेंटल हेल्थ के लिए इतना कुछ होता नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बहुत अगर जानकारी दे सकूँ तो शायद ये अच्छा रहेगा। दूसरा ये चीज़ है कि जो फिज़िकल सिम्पटम्स है हमारे में आता है कि बुखार, सर्दी, खाँसी, वो हम सब बोल सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, हमको डॉक्टर के पास लेके चलो। लेकिन जो मेंटल इलनेस का प्रॉब्लम है, जो स्किज़ोफ्रेनिया का प्रॉब्लम होता है, जिसमें पेशेंट का बिहेवियर चेंज हो जाता है, उन लोगों का बोलने का ढंग, सोचने का तरीका, सब कुछ अजीबो-गरीब होना शुरू हो जाता है। बट उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन लोगों में कुछ चेंजेस आ गया है, उन लोगों में प्रॉब्लम शुरू हो गया है। वो लोग अपने आप को नॉर्मल ही समझता है। तो किसको समझ में आई वो बात कि वो लोग मतलब उन लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो गए, उन लोगों को समझ में तो आ नहीं रहा है। तो ये समझना जिसको जरूरत है वो है हम सब लोग, उसकी फैमिली मेंबर्स, उसके आसपास के लोग, ठीक है, हम लोग, आप लोग सब, हम लोगों को समझना है। अगर कोई भी साइंस एंड सिम्टम्स मेंटल इलनेस का उसमें दिखाई दे रहा है तो हमको तुरंत उसको आइडेंटिफाई करना है और नियर बाय जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल है या तो साइकेट्रिस्ट है उसके पास उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजना है। और सबसे मेन तो फैमिली मेंबर के लिए ही मैं बोलूँगी, क्योंकि क्या होता है ऐसा केस में हम देखते हैं कि फिजिकल इलनेस होने से, थोड़ा बहुत कुछ होने से फैमिली मेंबर, अरे तुमको बुखार आ गया, डॉक्टर के पास लेके चलो, चलते हैं।
पर फिजिकल मेंटल इलनेस के लिए ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत कम दिखाई में देता है। जब तक ये बहुत बुरा सिचुएशन में नहीं आ जाए तब तक डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते। तो मैं आज यही बोलूँगी कि हम लोगों को पहले पहचानना है कि क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स है और किस किस साइंस एंड सिम्टम्स देख के हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये स्किज़ोफ्रेनिया है और हमको डॉक्टर के पास उनको लेके जाना है। तो अभी एक क्वेश्चन आता है हर किसी के मन में कि स्किज़ोफ्रेनिया किसको हो सकता है? ये क्या कोई पर्टिकुलर एज है या पर्टिकुलर कोई जाति है, पर्टिकुलर कोई रेस है जिसको स्किज़ोफ्रेनिया होगा? तो इसका आंसर है ऐसा कुछ भी नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया किसी को भी कभी भी हो सकता है, ठीक है? ये कोई जात पात, ठीक है, उच्च स्तर की लोग, नीचू स्तर की लोग, मिडिल क्लास लोग, एडुकेटेड लोग, अनएडुकेटेड लोग, ऐसा कुछ नहीं दिखता है। ये कभी भी किसी को भी हो सकता है। तो हम अभी देखते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या क्या कारण के लिए हो सकता है, क्या क्या कॉजेज है स्किज़ोफ्रेनिया के लिए। तो पहले जो फैक्टर और कॉज हम देखते हैं वो है जेनेटिक फैक्टर। तो ऐसा माना जाता है स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो जेनेटिक और एनवायरमेंटल, ये दोनों फैक्टर की तालमेल की वजह से होता है। तो अभी डिस्क्राइब करते हैं ये कैसे होता है। जेनेटिक फैक्टर मतलब अगर मेरे मम्मी पापा को भी है ये प्रॉब्लम तो मुझ पे भी ये आ जाता है, इनहेरिटेड होता है। जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन मेरी मम्मी पापा को है तो मुझे होने का चांसेस रहता है। सेम इसी तरह ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर में आ जाता है। तो देखा ही जाता है, रिसर्च में देखा गया है कि जिस जिस पेरेंट्स को, अगर बोथ पेरेंट्स मम्मी और पापा दोनों को स्किज़ोफ्रेनिया है तो बच्चे का 40% चांसेस रहता है स्किज़ोफ्रेनिया होने का। अगर मम्मी या पापा किसी एक को स्किज़ोफ्रेनिया है तो सिर्फ 12% चांस रहता है बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिया होने का। अभी ये दिखाई देता है कोई कोई बच्चों में जब बहुत जब छोटा रहता है, जब डिजीज डेवलप्ड भी नहीं होता है, तब से ही कुछ अजीबो-गरीब हरकतें वो करना शुरू कर देता है। जैसे कि कोई कोई बच्चे होता है कि बचपन से ही बहुत अकेला रहना पसंद करता है, किसी से ज़्यादा बातचीत करना नहीं पसंद करता है, इमोशनली बहुत रिजर्व रहता है, मतलब ज़्यादा हंसना भी पसंद नहीं करता है, ज़्यादा रोना भी पसंद नहीं करता है, अपने आप में रिजर्व रहता है। तो वो सब बच्चों को दिखाई में देता है। इस तरह का साइंस एंड सिम्टम्स, अजीबो-गरीब साइंस और सिम्टम्स उन पेरेंट्स के बच्चों में दिखाई देता है। जब तक ये बच्चा 15 से 25 एज का हो जाता है, तब तक अगर कोई एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स, जैसे कि सडन कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया उन लोगों के लाइफ में, किसी का डेथ हो गया, नहीं तो कोई बहुत बड़ा फिनेंशियल क्राइसिस हो गया, इस तरह का स्ट्रेसेस अगर आ जाता है तो ऑलरेडी जेनेटिक वल्नरेबिलिटी फैक्टर है, उसके साथ ये जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स है ये मिलके प्रिसिपिटेट करता है कि उन लोगों में स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप्ड हो जाए। तो दिखाई देता है कि इन बच्चों में से बहुत सारे बच्चे को उस एज में स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप्ड हो जाता है। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होता है। तो मेन जो केमिकल्स इसको अफेक्ट करता है, इसमें दो केमिकल्स का नाम मैं बोलती हूँ, एक है डोपामाइन, दूसरा है सीरोटोनिन। तो डोपामाइन और सीरोटोनिन का लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो स्किज़ोफ्रेनिया होने का चांसेस रहता है। दूसरा, स्किज़ोफ्रेनिया जो पेशेंट है उन लोगों का ब्रेन, अगर ब्रेन में कुछ एबनॉर्मलिटीज दिखाई देता है, तो क्या एबनॉर्मलिटी दिखाई देता है? तो हम देखते हैं कि स्टडीज में, रिसर्च में दिखाई दिया है कि स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट का जो ब्रेन है, उन लोगों का जो फ्रंटल लोब है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और जो लिम्बिक रीजन है वो कभी फुल्ली डेवलप्ड नहीं। जो फ्रंटल लोब है हमारा वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम जो प्लानिंग करते हैं, हम क्या डिसीजन मेकिंग करेंगे, हमारा जजमेंट होगा, हमारा क्रिटिकल थिंकिंग
थिंक किया है, ये सारा चीज हमारा फ्रंटल लोब डिसाइड करता है। और जो लिम्बिक सिस्टम है, हमारा लर्निंग, मेमोरी, वो सब हमारा लिम्बिक, इमोशंस, वो सारा हमारा लिम्बिक सिस्टम जो है, लिम्बिक पार्ट ऑफ ब्रेन वो मेंटेन करता है। और भी होता है, जैसे कि ब्रेन में जो ब्रेन का वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। फिर अगर हम दूसरा कॉज भी देखते हैं कि प्रीनेटल इन्फेक्शन भी हो सकता है। जैसे कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम में अगर मम्मी को कोई भी इन्फेक्शन हो गया, या तो फिर डिलीवरी के टाइम में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है, तो भी बच्चों को स्किज़ोफ्रेनिया होने का चांसेस रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पारिवारिक डिसफंक्शन, फैमिली डिसफंक्शन। परिवार में अगर मम्मी पापा में बहुत झगड़ा होता है, हॉस्टिलिटी होता है, एग्रेसिव बिहेवियर होता है, तालमेल नहीं रहता है, या तो फिर मम्मी पापा में से कोई बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है बच्चों की तरफ, और एक बहुत कोल्ड और सबमिसिव हो रहा है, तो जो बच्चे है उसका डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो डेवलप्ड नहीं होता है। और उस तरह की सिचुएशन में जो बच्चे रहता है उसको स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप्ड होने का चांसेस रहता है। सो ये सारा कुछ कॉजेज है जो स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप्ड करने में मदद करता है हमारा। तो अभी हम देखते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया का लक्षण क्या क्या हो सकता है। तो मेनली जो पहला लक्षण होता है स्किज़ोफ्रेनिया, उसको हम बोलते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मतलब फॉल्स परसेप्शन, मतलब कोई चीज नहीं रहता है फिर भी हम लोग ऐसा लगता है कि वो चीज प्रेजेंट है। हमारा 5 सेंसरी ऑर्गन है, जैसे कि आंख है, नाक है, कान है, स्किन है और टंग है, जिसके थ्रू हम सेंस लेते हैं। वो और उसको सेंस को अगर हम मीनिंग देते हैं कुछ, तो हम उसको परसेप्शन कहते हैं। तो परसेप्शन में थोड़ा सा एरर हो जाता है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेलुसिनेशन हम स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट में दिखाई देते हैं। जैसे कि कभी कभी हम लोग पेशेंट को ऐसे बोलने को सुनते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि उन लोगों को कुछ आवाजें सुनाई दे रहा है, कोई उन लोगों के साथ बात कर रहा है, उन लोगों का पिछले जन्म का कोई सदस्य उन लोगों से बात कर रहा है, कोई पूर्वज है जो उन लोगों से बात कर रहा है, उन लोगों को कमांड कर रहा है कि ये करो वो करो। कभी कभी हमको ऐसा दिखाई देता है कि पेशेंट घर में अकेले में बात कर रहा है, हमको तो लग रहा है कि पेशेंट अकेले में बात कर रहा है, पर वो एक्चुअली वो ऑडिटरी हेलुसिनेशन, जो उसको आवाजें सुनाई दे रहा है उसका रिप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। ये कोई आवाज नहीं होता है, फिर भी सिर्फ पेशेंट को ही सुनाई देगा, ठीक है। सिर्फ ऐसे आवाजें भी नहीं है, उसको ऐसा कुछ दिखाई भी देता है जो दूसरा कोई किसी को नहीं दिखाई देता। कभी कभी उसको ऐसा कुछ स्मेल आना शुरू हो जाता है जो किसी को नहीं आता है। कुछ ऐसा जो भी खाता है ऐसा बोलता है कि बहुत खराब टेस्ट आ रहा है, पर कुछ ऐसा होता नहीं है। कुछ उसके शरीर में चींटियां या तो कुछ ऐसे चल रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस तरह का हेलुसिनेटरी बिहेवियर उसमें दिखाई देता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है वो है डेल्यूशन, जिसको हम मति भ्रम भी बोलते हैं। तो डेल्यूशन मतलब है हमारा फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट है वो एक थॉट को पकड़ के बैठता है और वो फॉल्स होता है, वो सही में होता नहीं है, पर वो उसी को सही मान के बैठता है। कि अगर हम बाहर से आके बोलते हैं कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, ये गलत है, तो उसको वो क्या करते हैं, वो बिलीव नहीं करेगा। उसका जो बिलीफ है कि नहीं यही है, तो वो यहीं पे ही रहेगा, ठीक है, उसको वो चेंज नहीं करेगा। तो मति भ्रम जो है इसका बहुत सारा टाइप्स होता है। स्किज़ोफ्रेनिया में जो कॉमन मोतिभ्रम दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं पर्सिक्यूटरी डिल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पेशेंट है उसको क्या होता है, सस्पिशियसनेस होता है। उसको बार बार ऐसा लगता है कि कोई उसको मारना चाह रहा है, उसके खाने में कोई जहर मिला रहा है, पीछे से कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है कि उसको मार डाले, कोई खुफिया एजेंसी उसके ऊपर नजर रख रहा है कि कब उसको उसको अकेले मिले और उसको शूट कर दे। तो इस तरह का सस्पिशियसनेस उसको दिखाया रहता है, ठीक है। और दूसरा कॉमन जो डेल्यूशन और मतिभ्रम है स्किज़ोफ्रेनिया, वो होता है डेल्यूशन ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या होता है, कुछ न्यूट्रल चीजें होता है, जैसे कि
पेशेंट से रिलेटेड नहीं होता है, पर पेशेंट अपने ऊपर ले लेता है सब कुछ। जैसे कि मान लो कोई दो लोग बात कर रहा है और पेशेंट यहाँ से गुजर रहा है, तो उसको ऐसा लगेगा ये दो लोग मेरे बारे में कुछ चुगली कर रहे हैं, जरूर कुछ चुगली मेरे बारे में कर रहे हैं। पर असल में ऐसा नहीं होता है, उन लोगों को पता भी नहीं होता है कि पेशेंट कौन है, यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है। पर उसको ऐसा फील होता है, ये ले लेता है कि वो लोग मेरे बारे में ही चुगली कर रहा है। कोई हंस रहा है तो उसको ऐसा लगेगा कि वो मेरे बारे में ही पक्का हंस रहा है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और भी दूसरा दूसरा टाइप का मतिभ्रम हो सकता है, जैसे कि पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को बिलीव नहीं करता है, शक करता है, बोलता है कि तुम मेरी तरफ वफादार नहीं हो, तुम दूसरे के साथ बात करते हो, मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहे हो। इस तरह के पार्टनर के बीच में जो बिलीफ है वो नहीं रहता है, एक दूसरे को शक करना शुरू कर देता है। और भी बहुत सारा लक्षण होता है जिसको हम जैसे कि बहुत सारा नेगेटिव सिम्टम्स दिखाई देता है। नेगेटिव सिम्टम्स मतलब पहले वो चीज नॉर्मली कर सकता था, लेकिन अभी वो चीज नॉर्मली नहीं कर पाता है। इसमें एक है जैसे पहले इसमें एक नेगेटिव सिम्टम जैसे कि वो लोग कोई मीनिंगफुल काम नहीं कर पाता है, कोई भी पर्पसफुल काम, कोई भी मीनिंगफुल काम नहीं करता है। जैसे स्कूल नहीं जाता है, कोई काम नहीं करता है, कुछ भी फैमिली का रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेता है, ठीक है। सिर्फ घर में एक जगह में लेटे रहते हैं, नहीं तो बैठे रहते हैं, ठीक है। दूसरा नेगेटिव सिम्टम्स जो दिखाई देता है वो है उन लोगों को किसी चीज में खुशी नहीं मिलता। जैसे पहले जो चीज उन लोगों को बहुत खुशी देता था, जैसे मान लो पहले उसको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, उसको मूवी देखना बहुत पसंद था, शॉपिंग करना बहुत पसंद था, अभी वो सारी चीज उसको बिल्कुल खुशी नहीं देता है, ठीक है। इस तरह का नेगेटिव सिम्टम्स दिखाई देता है। और भी बहुत सारा लक्षण हम देख सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया की पेशेंट में, जैसे कि अटेंशन नहीं दे पाता है कोई चीज में, लोगों से बातचीत करना बंद कर देता है, अपने आप को एक कमरे में बंद कर देता है, ठीक है। और ऐसे कभी कभी ऐसे अजीबोगरीब बातें बोलता है कि मैं जो सोचती हूँ वो तो टीवी पे आ गया कल, मैं अगर कुछ सोचती हूँ तो वो परसों न्यूज़पेपर में आ जाता है, मेरा जो सोच है वो सब कुछ लेके चुरा लेता है और टीवी पे न्यूज़पेपर में पब्लिश कर रहा है, ठीक है। अभी ये भी ऐसा ऐसा भी अजीबोगरीब बात बोल सकता है कि मैं जो बोलती हूँ जो करती हूँ वो मैं नहीं करती हूँ, कोई मुझे रिमोट कंट्रोल लेके कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि मैं रोबोट हूँ, मैं अभी जो बोल रही हूँ ये मैं नहीं बोल रही हूँ, कोई बाहर से मुझे रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह का बातें, अजीबो गरीबो बातें बोलना शुरू कर देता है। उसके बाद जो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है उसका जो जजमेंट पावर है कि कौन कौन सा चीज सही है, कौन सा चीज गलत है, वो जजमेंट पावर बहुत पुअर हो जाता है, वो जजमेंट नहीं कर पाते हैं सही और गलत में, ठीक है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात होता है कि उन लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि इतने सारे प्रॉब्लम उसके बिहेवियर में आना शुरू हो गया। वो अभी एबनॉर्मली बिहेव करना शुरू कर दिया है, वो उसको मेंटल प्रॉब्लम हो गया है, वो उस चीज को पता ही नहीं है इस चीज के बारे में, वो अपने आप को नॉर्मल ही सोचता रहता है। इसीलिए हम आप सब हमारा उसका जो फैमिली मेंबर्स है, हम सबको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि इस तरह का अभी जो साइंस एंड सिम्टम्स जो लक्षण मैंने बताया, हमारे आसपास अगर किसी को भी इस तरह का सिम्टम्स होता है तो हमको तुरंत उस व्यक्ति को नियर बाय साइकेट्रिक हॉस्पिटल में, नहीं तो किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास रेफर करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, मेंटल इलनेस के बारे में हमारा बहुत कम जानकारी होने की वजह से हम लोग ये सारा सिम्टम्स नहीं पहचान पाते हैं। हम लोगों को पता नहीं होता इतना, जो ऐसा बिजेरे बिहेवियर, ऐसा अजीबो गरीब जो बिहेवियर करता है वो मेंटल इलनेस की वजह से होता है। एक्चुअली कभी कभी ऐसा दिखाई देता है जो स्किज़ोफ्रेनिया है ना, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट का डोपामिन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
तो उसमें क्या होता है, 5 लोग 10 लोगों का ताकत जो है वो आ जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो इतना स्ट्रांग एग्रेसिव बिहेव करता है, तो हमको लगता है, और इतना सारा साइंस एंड सिम्टम्स देख के हमको ऐसा लगता है कि अरे भाई इसमें कोई हवा आ गया, भूत प्रेत चढ़ गया, उसको कोई ओझा के पास लेके जाओ, तांत्रिक के पास लेके जाओ, मौलवी के पास लेके जाओ, उसको झाड़ फूक करवाना है, उस पे कोई चढ़ गया है, कोई हवा लग गया है। जब तक हमको ये समझ में आए अरे भाई ये कोई है, इसको मेंटल प्रॉब्लम हुआ है, इसको स्किज़ोफ्रेनिया है, तब तक बहुत देर हो जाता है। ये बहुत देर होने से पहले इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि टाइम वेस्ट ना करें। इस तरह की अगर कोई भी साइंस एंड सिम्टम्स हमारे आसपास किसी को भी दिखाई देता है तो तुरंत हॉस्पिटल में, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में रेफर करना है। अभी किसी को ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो साइंस एंड सिम्टम्स है थोड़ा बहुत हमें भी आ रहा है, इसका मतलब क्या मैं स्किज़ोफ्रेनिक हूँ? नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम स्किज़ोफ्रेनिक है, ठीक है। थोड़ा बहुत हेलुसिनेशन हो जाता है कभी कभी। तो कब हम बोलते हैं कि पेशेंट को मेंटल इलनेस है या तो स्किज़ोफ्रेनिया है? जब तक ये सारा साइंस एंड सिम्टम्स हमारा डेली एक्टिविटी को हैम्पर ना करे, जब तक हमारा जो काम है, हमारा जो सोशल एक्टिविटी है, डेली एक्टिविटी है, उसको हैम्पर ना करे, हम रेगुलर एक्टिविटीज कर सकते हैं, तब तक हम बोलेंगे ये मेंटल इलनेस नहीं है। पर जब भी ये हमारा एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग को हैम्पर करना शुरू कर देता है, तब भी हमको समझना चाहिए मे बी ये मेंटल इलनेस है और हमको अभी साइकेट्रिस्ट का हेल्प लेना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या कोई ट्रीटमेंट है? हमारा एक मिसकॉन्सेप्शन है कि साइकेट्रिक इलनेस हो गया, मेंटल प्रॉब्लम हो गया तो कभी जिंदगी में कभी ठीक नहीं होगा, बट ये गलत है। अगर सही टाइम पे पहले ही अर्ली डायग्नोसिस करके हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो ये 100% ट्रीटेबल है और क्यूर भी होता है। तो जो हमारा मेंटल स्किज़ोफ्रेनिया है वो 3 डोमेन में हम ट्रीटमेंट करते हैं। पहला तो हम मेडिसिन, उसके बाद साइकोलॉजिकल थेरापीज और उसके बाद शॉक ट्रीटमेंट जिसको हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी बोलते हैं। तो पहले बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। तो मेडिसिन ले सकते हैं हम। तो मेनली जो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन हम लेते हैं स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट के लिए। एंटीसाइकोटिक्स मेनली हमारा जो डोपामाइन और सेरोटोनिन लेवल है उसके ऊपर काम करता है और जो साइंस एंड सिम्टम्स है स्किज़ोफ्रेनिया का उसको इम्प्रूव में करने के लिए हेल्प करता है। अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, क्या करता है कि जो जब हम ट्रीटमेंट शुरू करता है तो वो लोग ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि एकदम मैजिकल इफेक्ट आ जाए, 2 दिन में 3 दिन में एकदम ठीक हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो लोग कहते हैं यार ये दवाई काम नहीं कर रही है, खराब दवाई है, या तो ये कभी ठीक नहीं होगा, हमको तो ऊजा के पास ही लेके जाना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं होता है। कोई भी दवाई अपना असर दिखाने के लिए थोड़ा हफ्ता तो टाइम लेता ही है, मिनिमम 4 to 6 वीक तक हमको सब्र रखना पड़ता है, पेशेंस थोड़ा सा रखना पड़ता है, क्योंकि सब्र का फल मीठा जरूर होता है। और 4 से 6 वीक के बाद धीरे धीरे वो अपना काम करना शुरू कर देता है। किसी किसी पेशेंट को तो इतना हफ्ता वेट करने की जरूरत नहीं होता है, उससे पहले ही शुरू कर देता है। तो थोड़ा हमको पेशेंस रख के वेट करना है, ये अपना असर जरूर दिखाता है। दूसरा जो क्वेश्चन लोगों के मन में आता है कि स्किज़ोफ्रेनिया का जो ट्रीटमेंट है वो तो पूरा जिंदगी भर लेना पड़ेगा या तो लॉन्ग टाइम का ट्रीटमेंट है। तो हाँ, ये थोड़ा लॉन्ग टाइम बेसिस का कोर्स होता है। अगर हम देखें तो अगर फर्स्ट एपिसोड आता है, पहले बार किसी को स्किज़ोफ्रेनिया आता है, तो जो ट्रीटमेंट का कोर्स होता है वो मिनिमम 1 to 2 इयर्स तक ये कोर्स होता है। पर बात है कि ये कोर्स टोटली 1 to 2 इयर्स में कंप्लीट करना है, इन बिटवीन गैप नहीं देना है, बीच में छोड़ना नहीं है। अगर हम छोड़ देते हैं तो वो साइंस एंड सिम्टम्स फिर आ जाता है, ठीक है। हमको अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो बहुत सारे पेशेंट का ये कंप्लेन होता है कि बीच में दवाई छोड़ देता है, थोड़ा बहुत 2 3 4 5 महीने बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाता है तो वो लोग सोचता है अभी दवाई नहीं लेंगे, तो दवाई बीच में ही रोक देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो साइंस एंड सिम्टम्स है वो फिर
फिर से रिपीट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जैसे हम एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करना होता है, इसीलिए बिना रुके पूरा सारा कोर्स हमको कंप्लीट करना होता है। अगर सेकंड एपिसोड आ जाता है तो ये ट्रीटमेंट मिनिमम 2 इयर्स तक चलता है। थोड़ा लॉन्ग होता है प्रोसेस बट इफेक्टिव होता है। तो अगर थर्ड टाइम आ जाता है तो मान लो कि 5 इयर्स तक वो कोर्स कम करना पड़ता है। अगर फोर्थ टाइम आ गया तो उससे भी ज्यादा, मान लो कि लाइफ टाइम भी ले सकता है। पर किसी किसी के मन में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि लाइफ टाइम अगर हम लेते हैं तो क्या उसके साथ हम हमारा डेली एक्टिविटी का जो काज है वो कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। इससे हमारा, अगर हम रेगुलर बेसिस पे ये लेते हैं तो ये हमारा बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट देता है, और साइड बाय साइड हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है, और हम अपना डेली जो काम है, ऑफिस जाना, काम करना, पढ़ना, सब कुछ इसके साइड बाय साइड कर सकते हैं। मेडिसिन को लेके तीसरा क्वेश्चन सबके मन में आता है कि अच्छा, साइकेट्रिक जो ड्रग्स है उसका साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, और वो एक नींद की गोली होता है। तो मैं इसका भी आंसर दे रही हूँ। हाँ, साइड इफेक्ट्स होता है। किसका साइड इफेक्ट्स नहीं होता है? हर दवाई का साइड इफेक्ट्स तो होता ही है, ठीक है ना। जैसे हम अगर फिजिकल इलनेस के लिए भी कुछ लेते हैं तो उसका भी साइड इफेक्ट्स होता है। इस तरह से अगर हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी लेते हैं तो उसका भी साइड इफेक्ट्स जरूर होता है, पर इतना भी कुछ ऐसा नहीं होता है कि वो हम मैनेज नहीं कर सकते हैं। साइड इफेक्ट जैसे कि थोड़ा सा हैंड ट्रेमर इस तरह से हो सकता है, सलाइवा सिक्रेशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है, थोड़ा ड्राउजीनेस आ सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है, और थोड़ा सा स्लिपीनेस आ सकता है, डिजीनेस हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का जो एडवर्स साइड इफेक्ट्स होता है वो हम कॉमनली मैनेज कर सकते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा जो मेडिसिन का डोज है उसको ऊपर नीच करके, मेडिसिन चेंज करके, नहीं तो थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस फॉलो करके हम ये सारा बहुत सिंपल सा कॉमन सा साइड इफेक्ट्स जो है हम एकदम से मैनेज कर सकते हैं। प्रिकॉशंस इन द सेंस, हम लोग जैसे कि ड्राई माउथ हो गया तो हम ज्यादा वाटर ले सकते हैं, वेसेलिन्स वगैरह यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगर ड्राउजीनेस, डिजीनेस हो रहा है, चक्कर आ रहा है, सुस्ती आ रहा है, तो ये दवाई खाने के बाद तुरंत बाद हमको कोई ड्राइविंग नहीं करना है, कोई भी मशीनरी चीज, हेवी चीज लिफ्ट नहीं करना है, गिरने का चांसेस रहता है। उसके बाद हमारा स्किन में कुछ रिएक्शन हो सकता है, तो जब भी हम ये दवाई लेने के बाद बाहर जाए धूप में तो हम एक सनग्लास ये और फिर थोड़ा फुल स्लीव ड्रेस पहन के जाए। तो इस तरह से कुछ कुछ बहुत सिंपल सा प्रिकॉशंस लेके हम लोग उसका जो साइड इफेक्ट्स है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। कोई कोई पेशेंट होता है जिसको ऑरेली मेडिसिन लेना इतना पसंद नहीं है, तो अभी बहुत न्यूली कुछ इंजेक्शंस भी आ गए एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की, जैसे कि मंथली वंस नहीं तो 2 वीक वंस लेके उसको ट्रीट कर सकते हैं। हमको ऑरली मेडिसिन लेने की भी जरूरत नहीं होता। अभी हम बात करते हैं पेशेंट का। पेशेंट दो तरह के होते हैं। एक है जो उसका डिजीज होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हुआ है और मुझे दवाई खा के ठीक होना है, और वो कंटिन्यूअस अपना दवाई खाते हैं और ठीक हो जाता है। दूसरा तरीका का जो पेशेंट होता है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। और पेशेंट तो छोड़ो, कभी दुखजनक बात है कि कभी कभी उस पेशेंट का फैमिली मेंबर भी एक्सेप्ट नहीं करता है, अच्छे से केयर नहीं करता है, अच्छे से दवाई नहीं देता है उसको। पेशेंट तो अच्छा चलो उसको समझ नहीं आता है, तो फैमिली मेंबर को थोड़ा केयर करना है कि उस पेशेंट को अच्छी टाइम पे दवाई देना है, दवाई डिसकंटिन्यू नहीं करना है, थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है उन लोगों के प्रति। तो तभी जाके उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जो फैमिली मेंबर है उसका सपोर्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है। 50% क्योर तो फैमिली मेंबर के सपोर्ट से ही और उन लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड से ही हो जाता है। तो फैमिली मेंबर्स लोग, नाइबर्स लोग, प्लीज आप लोग थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना कि पेशेंट को हील होने में बहुत मदद मिल सके। तो इस तरह से अगर हम सब मिलके हम लोग स्किज़ोफ्रेनिया के लिए थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाए, थोड़ा सा
थोड़ा सा अवेयरनेस सबके बीच में फैलाए। अगर हमारे आसपास कोई ऐसा है तो हम लोग उसको हेल्प करें कि डॉक्टर के पास लेकर आने के लिए, तो ये रोग हम ट्रीट कर सकते हैं। बात ये है कि पूरा वर्ल्ड में अभी 20 मिलियन से भी ज़्यादा लोग स्किज़ोफ्रेनिया से अफेक्टेड है, और ये जो स्टेटिस्टिक्स है दिन के दिन बढ़ ही जा रहा है। और हमारा इंडिया में तो मेंटल इलनेस को बहुत कम ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। बहुत कम ही दुख की बात है कि बहुत कम लोग इसके बारे में पता है, बहुत कम लोग इसके बारे में सोचता है अवेयरनेस के लिए, और बहुत कम अवेयरनेस दिखाया जाता है। तो इसीलिए मेरा ये छोटा सा प्रयास था कि मैं आज ये वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिक डे में अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ नॉलेज स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में दे सकी हूँ, तो ये नॉलेज आप अपने नैबर के साथ, सबके साथ, जितना भी जान पहचान लोग हैं उसके साथ शेयर कीजिए, और हम लोग ज़रूर मेंटल इलनेस से जीत पाएंगे। और एक दिन हम ज़रूर लोगों को स्टिग्माटाइज नहीं करना है, हमको सब साथ मिलके पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लड़ना है और जीतना है। नमस्कार, थैंक यू।